स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। जो ग्राफ होता है इनका एक्स एंड वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल कर्व होता है। वाई स्क्वायर के एक्स हो या एक्स स्क्वायर के वाई हो, दोनों का जो ग्राफ मिलता है हमें कर्व मिलता है, जो कि हमारी बुक में दिखा रखा है। इसी तरीके से अगर हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसी कंडीशन में जो हमें ग्राफ मिलता है वो असिमेट्रिकल पैराबोला ग्राफ मिलता है हमें। अगर इक्वेशन हमारी एक्स वाई इक्वल टू सी है, जहाँ पर सी एक कांस्टेंट है, तो हमें ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पर एक रेक्टेंगुलर पैराबोला मिलता है। ग्राफ जो होता है एक रेक्टेंगुलर पैराबोला की शेप में मिलता है। इसी तरीके से अगर हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ग्राफ जो मिलता है हमें पहली कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में एक सर्कल शेप में मिलता है ग्राफ। और वहीं जो सेकंड केस होता है उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसी कंडीशन में जो हमें ग्राफ मिलता है वो एलिप्स की फॉर्म में ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट अगर हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू ई माइनस के एक्स, तो ऐसी इक्वेशन के लिए जो ग्राफ मिलता है हमें एक्सपोनेंशियल कर्व के फॉर्म में मिलता है इन एक्स बाई एक्सिस। इम्पोर्टेंस क्या होता है ग्राफ का? इन सभी ग्राफ को जो हमने सुना, क्या इंपोर्टेंस होता है? फर्स्ट इंपोर्टेंट, द स्लोप ऑफ द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल एट एनी पॉइंट गिव अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जो ग्राफ होता है वो एक्स वाई एक्सिस पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। इसी तरीके से जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है बिटवीन एक्स बाई एक्सिस गिव द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच डी वाई डी एक्स की वैल्यू मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स बताता है हमें। साथ ही साथ डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल प्लॉटेड द इंटरप्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल गिव अस इंपोर्टेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट एंड क्वांटिटीज। और साथ ही साथ ये इंटरप्शन होता है एक्स बाई एक्सिस पर, ये हमें इंपोर्टेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट और क्वांटिटी के बारे में भी इन्फॉर्म करता है। साथ ही साथ डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल प्लॉट द एरिया अंडर द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस गिव अस द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और जो ग्राफ के अंदर एरिया आता है वो हमें फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को भी बताता है। ये हमारे ग्राफ से कुछ इंपोर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बनी है, ट्रायंगल और मेजरमेंट। ट्रायंगल के मेजरमेंट की जो साइंस होती है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इनमें सबसे पहले हम समझते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारी ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमने ओ से थोड़ा सा एक एक्सटेंशन या स्मॉल अमाउंट पर रिवॉल्व किया और वहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन खींच कर दी और बन गई एक्स ओ एक्स डैश। एक्स ओ एक्स डैश बन गई एक कर्व शेप में, और उन दोनों के बीच में एक अब बढ़ हुआ, उसे हमने एंगल नाम दिया है। द अमाउंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड एंगल ट्रेस बाय द लाइन। और जितना उसने मूवमेंट किया आगे बढ़ी वो लाइन, उसे ही हमने एंगल ट्रेस बाय लाइन बोला। थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, इस बेसिस पर कि वो जो थीटा है वो किधर मूव हुआ है। वैल्यू ऑफ थीटा पॉजिटिव होगी अगर हमने जो उस लाइन का रोटेशन किया है फिक्स लाइन से ओ एक्स डैश का जो रोटेशन किया है वो एंटी क्लॉकवाइज किया है, तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। वहीं अगर हमने जो रोटेशन किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। नाउ, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिनकी मदद से हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं? तो उसमें हमारे 3 मेन सिस्टम आते हैं। पहला सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटीसेमिनल सिस्टम एंड थर्ड सर्कुलर सिस्टम।
फर्स्ट सिस्टम पे चलते हैं, सेक्सेसिमल सिस्टम। इसमें यही होते हैं रेक्टेंगल, डिग्री एंड मिनट्स। वन रेक्टेंगल जो होता है वो उसमें 90 डिग्रीज होती हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी सेंटीमिनल सिस्टम में एक रेक्टेंगल में 100 ग्रेड्स होती हैं। एक ग्रेड में 100 मिनट्स होती हैं और एक मिनट में 100 सेकंड होती हैं। जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें हम जो मेजरमेंट करते हैं वो रेडियन के बेसिस पे करते हैं। और जैसा कि हमको पता है ए रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। एक रेडियन जो होता है कांस्टेंट एंगल होता है जिसका वैल्यू 2 पाई होती है। जो 2 पाई रेडियन होता है उसकी वैल्यू 360 के बराबर होती है। तो 1 रेडियन जो है वो इक्वल हो गया 180 अपॉन पाई के बराबर। और जब 180 अपॉन पाई को सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 57.27 डिग्री। अगर हम एक सर्कल को लेते हैं और सर्कल में जो उसकी लेंथ ऑफ द आर्क, जो आर्क की लेंथ है उसे L मानते हैं और रेडियस को R मानते हैं, तो जो थीटा होगा, थीटा सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में जो थीटा बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी थीटा इक्वल टू L अपॉन R के। नाउ क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेक्शन। क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेक्शन, जो हमारे क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 होते हैं। जो हमारी ग्राफ पेपर होता है उसमें जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स ओ वाई होता है। सेकंड एक्स डैश ओ वाई, थर्ड एक्स डैश ओ वाई डैश, फोर्थ एक्स ओ वाई डैश। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। वहीं थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है और एक्स पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेक्शन यूज फॉर मेजरमेंट द डिस्टेंस। जो साइन कन्वेक्शन यूज किया जाते हैं ग्राफ पेपर में जब हम मेजरमेंट करते हैं, पहला जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो सभी डिस्टेंस हमें ओरिजिन से ही मेजर करने पड़ते हैं। डिस्टेंस मेजर अलॉन्ग ओ एक्स, जो ओ एक्स का डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव माना जाता है और जो डिस्टेंस हम ओ एक्स डैश लेते हैं वो नेगेटिव माना जाता है। इसी तरीके से जो डिस्टेंस ओ वाई का होता है वो पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस अलॉन्ग ओ वाई डैश नेगेटिव लिया जाता है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं, रेशियो होते हैं ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के रेशियो जो किसी भी क्वाड्रेंट में हो उनका रेशियो होता है। हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। पहला हाइपोटेनियस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सेकंड बेस एंड थर्ड परपेंडिकुलर। इन तीनों के बीच में ही जो रिलेशन होते हैं उन्हें ही हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। जो साइन थीटा साइन जो होता है उसे कहते हैं साइन थीटा। यहाँ थीटा एक एंगल होता है इन दो लाइंस के बीच में, राइट एंगल ट्रायंगल की। जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हम देखते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू क्या क्या होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी, टेन भी, कोसेक भी, सेक भी एंड कॉट भी सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होती हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। बाकी सभी की जो वैल्यू के सामने नेगेटिव लगता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कुछ फंडामेंटल रिलेशंस जो कि हमने अपनी क्लास 10th में किए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ रखे हैं। इसी तरीके से हमने कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स टी रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स के देखे हुए हैं। पहले हम देखते हैं साइन नेगेटिव थीटा और साइन जो थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में साइन नेगेटिव थीटा इक्वल टू साइन नेगेटिव साइन थीटा। इस तरीके से कोसेक नेगेटिव थीटा इक्वल टू कोसेक नेगेटिव थीटा। कॉस नेगेटिव थीटा कॉस थीटा के होता है। सेक नेगेटिव थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। टेन नेगेटिव थीटा इक्वल टू नेगेटिव टेन थीटा एंड कॉट नेगेटिव थीटा इक्वल टू कॉट नेगेटिव थीटा। ऐसी कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में कॉस और सेक को छोड़ के सभी नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। जो ऐसी कंडीशन में सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं। 90 माइनस थीटा जो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है, इसीलिए इससे पढ़ने वाले जितने भी एंगल होंगे या जितनी भी वैल्यू बनेंगी वो सभी पॉजिटिव होंगी। वहीं 90 प्लस थीटा जो 90 प्लस थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ने के कारण इसमें साइन और कोसेक की जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी और बाकी सब की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। जैसे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस के कोसेक थीटा, टेन 90 प्लस थीटा नेगेटिव कॉट थीटा एंड कॉट 90 प्लस थीटा नेगेटिव टेन थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से जो 180 माइनस थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ती हैं, इसलिए साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और बाकी सभी नेगेटिव होंगी। सिमिलर मैनर में अगर हम लेते हैं 180 प्लस थीटा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। टेन और कॉट की वैल्यू जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी और बाकी सभी की वैल्यू जो होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। इसी तरीके से 270 प्लस थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ने के कारण कॉस एंड सेक की जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव आएंगी और बाकी सभी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी थीटा के लिए। तो
तो जैसे कि हम देते हैं cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव, वहीं साइन 270 प्लस थीटा नेगेटिव कॉस थीटा आता है। इसी तरीके से 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, और 360 प्लस माइनस थीटा जो तक फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़नी है जैसे, इसमें भी कॉस और सेक की वैल्यू ही पॉजिटिव आएंगी। और 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा में जो हमारी वैल्यू आती हैं वो सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है। नाउ वैल्यू ऑफ टी रेशियो ऑफ सम एंगल, कुछ एंगल्स की वैल्यू टी रेशियो के अकॉर्डिंग, जैसे जो साइन 0 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसी तरीके से जो कॉस होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से tan की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, एंड tan 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इसी तरीके से हमने आपको साइन कॉस tan की बताया है, आप कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। भाई हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाएंगी साइन का रेसिप्रोकल करने पर, एंड कॉस की मिलेंगी सेक का रेसिप्रोकल करने पर, और tan की वैल्यू मिलेंगी कॉट का रेसिप्रोकल करने पर, जो हमें वैल्यू मिली हैं। एडिशन फॉर्मूलास, एडिशन के फॉर्मूलास क्या होते हैं? जब दो एंगल हमारे पास होते हैं उनका एडिशन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलेस आते हैं? जैसे साइन ए प्लस बी, जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थर्ड, टेन, टेन का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इन्हीं फॉर्मूलों में क्या हो कि अगर ए जो है बी के इक्वल हो जाए तो साइन में जो होता है साइन 2a हो जाता है, साइन 2a की वैल्यू मिलती है फिर हमें 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरीके से कॉस 2a की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमें साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू मिलती है 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इन्हीं वैल्यू को हम एक थीटा के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दें तो हमें वैल्यू मिलती हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसे कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से टेन 2 थीटा की जो वैल्यू हमें मिलती है 2 टेन थीटा एंड 1 माइनस 2 थीटा का होल स्क्वायर के बराबर हमें वैल्यू मिलती है। इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा की जगह साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा कर दें तो हमें वैल्यू मिलती है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 के बराबर। इसी तरीके से कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलती है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर। इसी तरीके टेन थीटा की वैल्यू मिलती है 2 थीटा अपॉन 2 टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं एडिशन फॉर्मूलाज। इसी तरीके से हमारे डिफरेंस के भी फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंस फॉर्मूलाज।
डिफरेंस फॉर्मूला कौन कौन से हैं अब उन्हें देखते हैं। पहला साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी जो होती है उसकी वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेकेंड कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी इसकी वैल्यू होती है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये हमारे डिफरेंशियल फॉर्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूलाज। ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला कौन से होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हमें इन्हीं फॉर्मूले को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिलते हैं। जैसे कि हमने जब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को ऐड किया तो हमें वैल्यू मिलती है 2 साइन ए कॉस बी। इसी तरीके से जब हमने कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी किया तो हमें वैल्यू मिलती है 2 कॉस ए कॉस बी। जब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू मिलती है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। इसी तरीके से 2 ए माइनस बी इक्वल टू कॉस माइनस का कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। इन्हीं इक्वेशंस में अगर हम a प्लस बी को c से रिप्लेस कर दें और a माइनस बी को c से रिप्लेस कर दें, तो a प्लस बी को c से रिप्लेस किया और a माइनस बी को d से रिप्लेस किया, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें a की वैल्यू मिलती है, हमें a की वैल्यू मिलती है c प्लस डी अपॉन 2 और वहीं b की वैल्यू मिलती है c माइनस डी अपॉन 2 और इन वैल्यूज़ को पुट करने पर हमें वैल्यू मिलती है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू होती है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सेकेंड कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू होती है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरीके से कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी एंड साइन सी माइनस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी अपॉन 2। द साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल। साइन और कोसाइन के कौन से फॉर्मूले होते हैं ट्रायंगल के अंदर? जैसा कि हम लोगों को पता है साइड के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। 3 साइड होती हैं उसकी ए बी सी और एंगल होते हैं ए बी सी कैपिटल लेटर। तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूलास बनते हैं एंगल और साइड के बीच में वो होते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसी तरीके से अगर साइड ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की साइड ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इसी तरीके बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। फोर्थ फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला जो रहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसे हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। ये होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ पर एस जो होता है वो सेमी पैरामीटर होता है। इसकी वैल्यू होती है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। नाउ सेक्शन 4 लॉगरिथम। अब हम चलते हैं लॉगरिथम के लिए। सबसे पहले देखते हैं लॉगरिथम होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रेस्पेक्ट टू गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट राइज टू प्रेजेंट दैट नंबर। मतलब जो लॉगरिथम होता है वो पावर होती है जिससे कि जो बेस है वो राइज करता है ताकि वो उस नंबर को बना सके। एक बार पढ़ते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। लॉगरिथम
ऑफ अ नंबर विद रेस्पेक्ट टू गिविंग बेस। जो लॉगरिथम होता है दिए गए नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस होता है उसका, उसमें कितना पावर से इंक्रीज किया जाए ताकि वो उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम लॉगरिथम कहते हैं। इन जनरल टर्म में जो लॉगरिथम होता है नंबर को हम नोट करते हैं n = ax। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 1000 जो होता है 10³ होता है, तो हमने इसमें बेस जो माना है वो 10 को माना है, और 10 को कितनी बार राइज करना पड़ेगा जिससे वो 1000 बना सके, तो वो उसकी पावर होती है 3। अगर 10 जो होता है 3 का क्यूब हो जाता है तो 1000 के बराबर होता है। तो log ऑफ 10,000 विद बेस 10 इज 3, मतलब 3 की पावर से उसे राइज करना पड़ेगा, और जब वो 3 जो 10 है 3 की पावर से राइज करेगा तो वो 1000 बना लेगा। यही हमारा लॉगरिथम कहता है कि जो बेस है वो कितने पावर से इंक्रीज हो, या बेस जो है कितना आगे बढ़े ताकि वो उस नंबर को बना ले। इसी तरीके से तो हम इसे कह सकते हैं, अगर हम लॉग लगाते हैं इसमें n(a)x जो जनरल फॉर्मूला होता है उसे log a n = x, जो पावर होती है वो। और log a 1 है, मतलब जब 1 वैल्यू है तो उसकी log की वैल्यू 0 होती है, वहीं log a है तो log की वैल्यू 1 के बराबर आती है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि हम यूज करते हैं लॉगरिथम या लॉग में। पहला log a(m(n), और लॉग में प्रोडक्ट है तो सेपरेट लॉग लाकर उन्हें ऐड भी किया जा सकता है, जैसे log a(m(n) = log a(m) + log a(n). इसी तरीके से log a m/n है, मतलब कि डिवाइड में है, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं log a(m) - log a(n). इसी तरीके log a m⁴n, तो n जो है अगर उसे सामने ले लिया जाए तो n log a⁴m हो जाता है। इसी तरीके से log am है तो log bm × log ab, ये फॉर्मूला बन जाते हैं, जब बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं इसे। तो हमने पहला प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ा। प्रोडक्ट फॉर्मूला था LAMN, प्रोडक्ट होता है तो उसे सम कर देते हैं। क्वोटिएंट फॉर्मूला में डिवाइड हो जाता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पावर फॉर्मूला मतलब पावर सामने ले आते हैं, और बेस चेंज फॉर्मूला मतलब बेस चेंज करना होता है, तो हमें ये करना होता है। जैसे ए हमारा बेस है और एक ही जगह में बी बेस लाना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डेट इज log am = log bm × log ab। एक और बात, जो प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्वोटिएंट फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला इन लॉग कैन बी एक्सटेंड टू एनी अदर नंबर ऑफ द क्वांटिटी, हम उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब देखिए, जो लॉगरिथम करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। पहला नेचुरल लॉग और दूसरा कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉग में हम बेस ई से लेते हैं, ई मतलब एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 2.718 के बराबर होती है, जो कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। वहीं कॉमन लॉगरिथम में जो हमारा बेस होता है वो 10 होता है इन ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हम कॉमन लॉगरिथम का यूज़ करते हैं बेस 10 लेकर के। और हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? log em जो होता है उसे कर सकते हैं log 10⁻m × log e10। और जो log e10 जो होता है वो बराबर होता है 2.3026 log 1010। log 1010 जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, तो log e10 की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है 2.3026। इसे log em को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो कर सकते हैं log em = 2.3026 log 10m। लॉग टेबल क्या होती है? लॉग टेबल जो होती है स्टैंडर्ड कॉमन लॉग टेबल होती है जो कि कैलकुलेशन की अवेलेबल होती है। देयर आर यूजली 4 डिजिट, आमतौर पे इसके अंदर 4 डिजिट देखने को मिलती है,
और लॉगरिथम ऑफ एनी गिविंग नंबर कैन बी रीड बाय यूजिंग दिस टेबल। और किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो होता है इस टेबल की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लॉगरिथमिक टेबल होती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला इंटीग्रल पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव हो सकती हैं। एंड बी यूज द फॉलो 2 रूल फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक। हम 2 रूल पता करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए। रूल 1, अगर जो हमारा गिविंग नंबर है वो 1 से ज़्यादा है, इट्स कैरेक्टर इज पॉजिटिव। मतलब कि अगर 1 से ज़्यादा है तो उसका कैरेक्टर जो होगा पॉजिटिव होगा। एंड द काउंट नंबर ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड से हम उन्हें काउंट करना स्टार्ट करेंगे। और लॉगरिथम निकालने के लिए जितने नंबर हैं उनमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि हमें नंबर दे रखा है 1795.2, इसमें हम लेफ्ट साइड से लेते हैं तो हमारे 4 नंबर मिल रहे हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमें जो मिल रही है 4 मिल रही हैं। तो हम उसमें से नंबर जो मिल रहे हैं 4 हैं तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हमें मिल जाएगा 4 - 3। हमारी कैरेक्टरिस्टिक 3 बनती हैं। फिर इसी तरीके से 16.78 में 1 और 1.923 में 0। अगर दिए गए नंबर 1 से कम है तो ऐसी कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो नेगेटिव में जाएगा और हम उसके ऊपर बार लगा देंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ 0.721, इसमें जो हमारा 1 नंबर है वो 0 है, तो इसीलिए हमारा इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो बार लगा देंगे उसमें 0.1, तो हमें मिलता है 1 बार। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ 10 0.0618, तो हो जाता है 1 + 1 2 बार। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ 0.00345, तो उस वैल्यू मिलती है, इसमें 3 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट होता है मैंटिसा। इसमें ये डेसिमल पार्ट होता है ऑफ द लॉग गिविंग नंबर, मतलब जो लॉग ऑफ द गिविंग नंबर का डेसिमल पार्ट होता है वो होता है ये। जैसे कि हम इस नंबर में देख सकते हैं एक नंबर 0.001184, इसमें मैंटिसा जो है 1184 है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पहली 2 डिजिट्स लेनी पड़ती हैं और 2 डिजिट लेकर के हम वर्टिकल कॉलम और 4 फिगर ऑफ लॉगरिथम टेबल में देखते हैं। और जब हम देखते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है 11 और 8 के बीच में, मतलब कि हम 11 लेते हैं और 8 लेते हैं, लॉगरिथम टेबल में देखते हैं 11 और 8। हॉरिजॉन्टल रो बिगिनिंग विद 11, हॉरिजॉन्टल रो इसमें देखते हैं और अंडर कॉलम 8 देखते हैं 3rd डिजिट का, और उन दोनों को देख करके जो हमें नंबर मिलता है वो मिलता है 0719। इसके बाद कंटिन्यू मूविंग इन अ सेम हॉरिजॉन्टल रो एंड नोट द नंबर इन स्मॉलेस्ट डिफरेंस। जो स्मॉल डिफरेंस आता है वो जो नंबर होता है उसे चेक करते हैं, जो लास्ट नंबर होता है 4 का, और वो नंबर मिलता है हमें 15। और ये सारे नंबर लेकर के जब हम पुट कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है 0734। इसी तरीके से हम और भी कई नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंटी लॉगरिथम जो होती है वो अपोजिट प्रोसेस होती है, रिवर्स प्रोसेस होती है लॉगरिथम की। एंटी लॉगरिथम टू लॉगरिथम इज अ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन।
मतलब डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन टाइप का हम इसे कह सकते हैं। जैसे लॉगरिथम में अगर हम डिवीजन करते हैं तो एंटी लॉग में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कह सकते हैं एंटी लॉगरिथम टू लॉगरिथम इज एन डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए हम कहें log 7, जो log 7 होता है वो 0.8451 है, तो इसका एंटी लॉग जो होगा वो 7 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम एंटी लॉग निकालें तो एंटी लॉग को भी हम सिमिलर मैनर में, जैसे कि हमने आपको बताया, उन सभी फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए या उनका रिवर्स प्रोसेस करते हुए हम फाइंड करते हैं। जैसे अगर एंटी लॉग हम फाइंड करना चाहते हैं तो 1 पे बार एंड 3 4 7 8, तो 1 पे बार लग रहा है तो मतलब कि पॉइंट के पीछे नंबर होगा, और इनकी वैल्यू 3 4 7 8 को 33 और 7 को हॉरिजॉन्टल रो देखेंगे, और 8 का नंबर जो स्मॉल डिफरेंस है उसको देखते हुए जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.2227, एंड जो एंटी लॉग 0 होता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर रहती है। लॉगरिथम का यूज कहाँ होता है? लॉगरिथम जो होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये हमारे लिए जो कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम होती हैं उन्हें आसान बनाता है, और इसके ऊपर हमें बहुत से सवाल करेंगे, फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। नेक्स्ट सेक्शन, फंक्शन एंड लिमिट। अब हम चलते हैं फंक्शन एंड लिमिट की तरफ। क्या होते हैं फंक्शन